स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 का टाइटल है ग्रुप 5A एंड ग्रुप 6A एलिमेंट्स। तो इसमें हम क्या देखेंगे, हम पेरियोडिक टेबल का ग्रुप 5A पहले पूरा स्टडी करेंगे। उसके बाद हम ग्रुप 6A को इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे ग्रुप 5A से। ग्रुप 5A के सबसे पहले तो आपको मेंबर्स पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। तो ग्रुप 5A आपके पास कौन कौन से मेंबर्स हैं? इसमें आपके पास नाइट्रोजन है जिसको आप एन से लिखते हैं, फॉस्फोरस जिसका सिंबल पी है, आर्सेनिक ए एस से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंटीमनी को एस बी के साथ और बिस्मथ को बी आई के साथ। तो पहले तो आपको इन सबके नेम पता होने चाहिए और इनके सिंबल्स पता होने चाहिए कि इस ग्रुप के मेंबर्स कौन कौन से हैं। सेकेंड चीज़ ये कि आपके पास चूंकि इसमें ग्रुप 5A है, तो ग्रुप 5A का मतलब क्या है कि इस ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं उनके वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 5 होंगे। अगर आप देखो यहाँ नाइट्रोजन की देख लो, वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ 3, यहाँ 2, 5 हैं। इसी तरह किसी की भी देख लो, सब में 5 हैं। आप इसकी चाहे देख लें, एंटीमनी की देख लें, तो यहाँ पर आपके पास 5 वाला शेल, ये आपका वैलेंस शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5। यहाँ पर आप बिस्मथ में देख लें, इसका वैलेंस शेल क्या है? 6 है, तो उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5 हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर मेंबर्स जो हैं वो किस किस तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम स्टडी करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि आपके पास अगर आप फिजिकली अपीयरेंस की बात करें तो आपके पास इस पूरे ग्रुप में सिर्फ नाइट्रोजन ऐसा एलिमेंट है जो कि गैशियस फॉर्म में होता है। बाकी आप फॉस्फोरस ले लें, आर्सेनिक ले लें, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि नाइट्रोजन की अपने बाकी मेंबर से एक फ़र्क में। तो आप बता सकते हैं कि नाइट्रोजन जो होती है वो गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है अगर फ्री स्टेट की आप बात करें, और आपके पास जो बाकी मेंबर्स हैं वो सब किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और भी प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं, वो हम आगे चल के पढ़ते हैं। अगली हेडिंग जनरल करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हमें सारे ग्रुप के मेंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपकी काफ़ी सारी हेडिंग्स बनती हैं, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं जिनसे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनको केयरफुली आप साथ साथ मार्क करते जाएं। सबसे पहली बात तो आती है कि अगर हम बात करें इस ग्रुप के मेंबर्स की प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कि ये मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, तो ये हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर आपको मेटल्स भी मिलेंगी, मेटलॉइड्स भी मिलेंगी और नॉन मेटल्स भी मिलेंगी। तीनों कैटेगरीज इसके अंदर पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पहले दो मेंबर्स नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बात करते हैं। तो ये दोनों मेंबर्स जो हैं ये हमारे नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स मीन ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं देते, और उसकी रीजन क्या होगी? इनके स्मॉल साइजेस कंपेयर्ड विद द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। अब चूंकि ये नॉन मेटल्स हैं तो ये नॉन मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो शो करेंगे। देखें, नॉन मेटल्स अगर हैं तो ये पुअर कंडक्टर्स होंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। आप सब जानते हैं कि जो मेटेलिक चीज होती है वो अच्छी कंडक्टर होती है, जो नॉन मेटेलिक होती है वो बैड कंडक्टर होती है। तीसरी चीज कि ये एसिडिक ऑक्साइड्स देते हैं। आपके पास हर वो चीज़ जो नॉन मेटल होती है उसके ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, जो चीज़ मेटलॉइड होती है उसके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं, और जो चीज़ मेटल होती है उसके ऑक्साइड बेसिक होते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम एक मेटल है, उसका ऑक्साइड अगर आप जो लें तो वो आपकी नेचर उसकी क्या होगी? बेसिक नेचर का होगा। उसके बाद आपके पास एक और प्रॉपर्टी बता रही है, ये भी उसके मेटालिक कैरेक्टर से ही रिलेट कर रही है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर प्रीडोमिनेटली कोवेलेंट, कि ये मेनली कौन से कंपाउंड बनाते हैं? कोवेलेंट। अब देखिए, अगर एक चीज नॉन मेटल है तो इसका मतलब है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे रही। नॉन मेटल वो चीज होती है जो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे रही, तो इसका मतलब है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगी, ये कैटाइन नहीं बनाएगी, बल्कि ये क्या करेगी? बॉन्डिंग किस तरह से करेगी? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए करेगी, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग कहलाती है। तो यहाँ तक आपने क्या देखा? पहले टू मेंबर्स की प्रॉपर्टीज देखी रिगार्डिंग देयर नॉन मेटेलिक नेचर। अब हम बात करते हैं अगले मेंबर्स की। अगले दो मेंबर आपके पास हैं आर्सेनिक और एंटीमनी। इन दोनों की नेचर क्या है कि ये दोनों मेटलॉइड्स हैं, यानी इनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और अगर आप आखिरी मेंबर की बात करें बिस्मथ की, तो बिस्मथ आपके पास बिल्कुल लास्ट मेंबर है। तो ये काफ़ी हद तक क्या करता है? मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है। रीज़न, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइजेस इंक्रीज हो जाते हैं, तो ये क्या करता है? मेटेलिक कैरेक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन देता है, जिसकी वजह से ये आयोनिक कंपाउंड्स भी बनाता है ऑफ दिस टाइप बिस्मथ +3 टाइप के।
अब आगे आपके पास आ जाता है कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, उसकी रीजन आप सब जानते हैं क्योंकि डाउन द ग्रुप साइजेस बढ़ते हैं। नाइट्रोजन हैज द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, एंटीमनी एंड बिस्मथ हैव द लीस्ट। ये किस प्रॉपर्टी की बात की गई है? ये इशारा किया गया है इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ। देखें, जिस चीज़ का साइज जो है आपके पास छोटा है, उसके अंदर ज़्यादा एबिलिटी होती है कि वो जो आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसकी तरफ, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। उसके मुकाबले में एंटीमनी, बिस्मथ और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, साइजेस बड़े होते जाएंगे, तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी क्या होती जाएगी? कम। तो हम कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हम यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, कंपेयर्ड विद द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। द ट्रेंड डाउन द ग्रुप आल्सो शिफ्ट फ्रॉम कोवलेंट बॉन्डिंग टू आयोनिक बॉन्डिंग, ये भी मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। चूंकि ऊपर वाले मेंबर्स नॉन मेटल्स हैं, वो आयंस नहीं बनाते, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते, इसलिए ऊपर वाले मेंबर्स क्या बनाएंगे? कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू कंपाउंड्स बनाएंगे। और नीचे वाले मेंबर्स का चूंकि कैरेक्टर मेटलॉइड या मेटेलिक की तरफ जा रहे हैं, इसलिए वो क्या करेंगे? आयनिक बॉन्डिंग शो करेंगे। उसके बाद आपको बता रहे हैं कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी हैव एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होती हैं? एलोट्रॉप्स आपके पास ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एक से ज़ायद फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। ये फॉर्म्स फिजिकली तो सेम होती हैं उनकी स्टेट, लेकिन स्ट्रक्चरली जो उनकी अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। तो ये भी एक आपके पास डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है। यानी अगर आप यहाँ पर कहना चाहें कि नाइट्रोजन किस किस तरह से डिफरेंट है अपने बाकी मेंबर से, तो एक आपने पहले देखा कि नाइट्रोजन जो थी वो गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही थी, बाकी मेंबर्स क्या थे? सॉलिड थे। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, नाइट्रोजन जो है वो कोवलेंट कंपाउंड्स बना रही है, और बाकी मेंबर्स जो हैं वो एलोट्रॉप शो करते हैं, जबकि नाइट्रोजन एलोट्रॉपी का फिनोमेना शो नहीं करती। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डिफर कर रहे हैं नाइट्रोजन के अपने बाकी मेंबर्स की निस्बत। उसके बाद आपके पास आ जाता है एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। हमारे पास इसकी जो फॉस्फोरस की एलोट्रॉप्स हैं काफ़ी तरह की होती हैं। आप फॉस्फोरस के कंपाउंड्स में पढ़ेंगे भी, रेड फॉस्फोरस होती है, वाइट होती है, ब्लैक फॉस्फोरस है, ब्लू फॉस्फोरस है, वॉयलेट है, डिफरेंट एलोट्रॉप्स होती हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो ज़्यादा मेनली एग्जिस्ट करती हैं, वो आपकी रेड एंड वाइट फॉस्फोरस हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है फॉस्फोरस एंड अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप कैन मेक यूज ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन देयर बॉन्डिंग। अब ये भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि नाइट्रोजन शो नहीं करेगा लेकिन बाकी मेंबर्स शो करेंगे। ये पॉइंट क्या है? वो ये पॉइंट है, अगर आप अपने सामने ओपन कर लो पेज 56 जहां आपको दिया गया है टेबल 4.1, उस टेबल में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, देखो नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन आपको दी गई है 2s2 2p3। जो बाकी मेंबर्स हैं उनमें आपको डी ऑर्बिटल भी दिखाई दे रहा है। जैसे आप आर्सेनिक देखो, एंटीमनी है, बिस्मथ है, उस पर आपको डी ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन में नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, फॉस्फोरस के केस में देखो, फॉस्फोरस जो है उसमें आपके पास, मैं यहाँ लिखती हूँ, उसमें देखो आपके पास लिखा हुआ है 3s2 है। ये अब 2 आपको पता है कि ऊपर आता है, लेकिन यहाँ चूंकि अवेलेबिलिटी नहीं है ऊपर लिखने की, इसलिए मैंने साथ लिखा है। उसके बाद आपके पास लिखा है जी 3p3। अब देखें, जो आपका 3 शेल होता है उसमें डी ऑर्बिटल भी अवेलेबल होता है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये सिचुएशन है कि आपके पास फॉस्फोरस के केस में डी ऑर्बिटल मौजूद है, लेकिन वो बिल्कुल क्या है? एम्प्टी है। अब आपके पास ये जो तीनों हैं, एस ऑर्बिटल है, पी और डी, तीनों बिलोंग किससे कर रहे हैं? थर्ड शेल से। तो थर्ड शेल के तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी? ऑलमोस्ट एक जितनी होगी। तो आपके पास क्या होता है? आपके पास, चूंकि आपको पता है कि डी ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। तो फॉस्फोरस में क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके चले जाते हैं डी में, ठीक है, और यहाँ से भी जंप करके चले जाएंगे। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपके पास 3s1 रह जाएगा, फिर उसके बाद आपके पास 3p जो है उसमें x में 1 आ जाएगा, फिर 3py में 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3pz जो है उसमें 1 आ जाएगा, और फिर उसके बाद आपके पास जो है जो 3d है
उसमें क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाएगा 1। इस तरह अब आप देखो आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। इस वजह से क्या होता है कि फास्फोरस जो है 5 बॉन्ड्स भी बना सकता है और समटाइम्स ये 3 बॉन्ड्स भी बनाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास फास्फोरस और बाकी के मेंबर्स जो हैं दे कैन मेक यूज ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन देयर बॉन्डिंग, लेकिन आपके पास नाइट्रोजन जो है उसमें जो है वो डी ऑर्बिटल्स का यूज नहीं करता। और उसकी रीजन आपसे अगर पूछ ली जाए कि क्यों फास्फोरस यूज करता है, तो आप उसमें बताएंगे कि चूंकि इसमें थर्ड शेल इन्वॉल्व है और थर्ड शेल के जितने ऑर्बिटल्स हैं उन सबकी एनर्जी चूंकि मिलती जुलती होती है, इसलिए वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देता है। यही बात आपको बता रहे हैं कि फास्फोरस कैन मेक यूज ऑफ इट्स 3s 3p एंड एम्प्टी 3d ऑर्बिटल्स ड्यूरिंग बॉन्डिंग विद द अदर एलिमेंट्स। उसके बाद आपके पास आ जाता है आगे, in phosphorus, one of the 3s electrons can be promoted to vacant 3d orbitals, giving 5 unpaired electrons. जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि 3s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाएगा, जिससे 5 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे अनपेयर्ड, जिसकी वजह से फास्फोरस क्या कर सकता है, 3 कोवलेंट बॉन्ड या 5 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। और ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है आखिर पे जो दी हुई है कि आपके पास ग्रुप 5 के मेंबर्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी क्या है, तो वो आपके पास 3 भी है और 5 भी है। आपने स्टार्टिंग में चैप्टर 1 में पढ़ा था कि किसी भी ग्रुप के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी वो दो तरह की शो कर सकता है। एक वो शो करेगा जो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है, यानी ये वाली, और एक वो शो करेगा जो उसके पास वैकेंसी अवेलेबल है, यानी इसके पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 की रिक्वायरमेंट है, वैकेंसी 3 की मौजूद है। तो ये दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसीज जो है वो शो करेगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि नाइट्रोजन और इसके कंपाउंड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं।